Another tool that is used as B7 means basic 7 quality tools, quality control tool. तो that is cause and effect diagram. तो cause and effect diagram को आप इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं वो जो effect। सर ये सब न्यूमेरिकल के है ना सर? हाँ जी। ये सब न्यूमेरिकल के है ना टूल्स, मतलब न्यूमेरिक डेटा के? हाँ, ये सब न्यूमेरिकल डेटा के टूल्स हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपके दूसरा टूल्स हैं तो एंड। सर एग्जाम्पल लेके नहीं समझाएंगे एक बार ही, मतलब न्यूमेरिकल डेटा लेके एक बार उस पे कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये हाँ, अभी टूल्स? आगे मैं इसमें अभी एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। ठीक है। ओके सर। ओके। तो cause and effect diagram introduced by Koro Ishikawa helps in identifying the various causes, factors leading to an effect or problem, and also helps in deriving meaningful relationship between them. तो cause and effect इसका इस्तेमाल करके, है ना, क्या रीजंस हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके इसको एनालाइज करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। So the very purpose of this diagram is to identify all root causes behind a problem. किसी भी प्रॉब्लम के पीछे क्या क्या रूट कॉजेज हैं, किसकी वजह से वो प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वंस अ क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम इज डिफाइंड, द फैक्टर्स लीडिंग टू द काउजल ऑफ द प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, एक बार जब क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है, ठीक है, तो उसके पीछे के जो कॉजेज हैं उनको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। We further keep identifying the sub-factors leading to the causal of identified factors till we are able to identify the root cause of the problem. अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोई एक पर्टिकुलर कॉज है, कॉज के भी कुछ सब कॉजेज या सब फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं। So as a result, we get a diagram with the branches and sub-branches of the causal factors resembling to the fishbone diagram. ठीक है, अब जब आप इसका एक कंसोलिडेटेड फिगर देखेंगे तो दैट रिजल्टेड एज फिशबोन, है ना, फिशबोन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसको आप फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल दिया है जैसे फिशबोन डायग्राम है। तो प्रोडक्शन डाउन टाइम प्रॉब्लम, है ना, जो प्रोडक्शन है उसमें डाउन टाइम किस वजह से ऑकर हो रहा है। तो एक हो सकता है इक्विपमेंट की वजह से, प्रोसेस की वजह से, मटेरियल की वजह से, वर्कर्स की वजह से। अब उसके कौन कौन से सब फैक्टर्स हैं वो भी आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनका इवन कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो आप क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे ना, तो जैसे डिसीजन ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, डिसीजन ट्री पढ़ा है ना आप लोगों ने ओआर में, ऑपरेशन रिसर्च में। यस सर। हाँ, तो यस सर, डिसीजन पढ़ा ट्री था। में क्या होता था कि किस पर्टिकुलर जैसे डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसे पे ऑफ के फॉर्म में आप उसमें लिख देते थे। ठीक है, ब्रैकेट में, उस पर्टिकुलर जो डिसीजन है उसके साथ में। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि ये जो कॉज है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डाउन टाइम प्रॉब्लम है, तो क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसको आप स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कई क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उन्हें इस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को बनाना है और उसको इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई तो तब करेंगे ना जब वो इसको अच्छे से बना लेंगे, है ना। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, हर कोई बताता है कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस वजह से डाउन टाइम ऑकर कर रहा है। ठीक है, तो किसी ने बताया कि मटेरियल की वजह से ऑकर कर रहा है, तो मटेरियल जैसे अब एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई प्रोक्योरमेंट में काम कर रहा होता है। ठीक है, कोई क्वालिटी टेस्टिंग में काम कर रहा होता है, कोई फाइनल टेस्टिंग में काम कर रहा होता है, कोई इंस्पेक्शन में होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो क्वालिटी पीपल हैं वो एक साथ बैठ करके, और ये जो एक्सपर्ट हैं वो एक साथ बैठ करके इस पर काम करते हैं। फिर डेल्फी टेक्निक के थ्रू इसमें जो फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करते जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रूट कॉजेज हैं वो आइडेंटिफाई करके और फिर अल्टीमेटली उस पर काम करते हैं। ठीक है, इस पे आप चाहें तो इसके साथ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के साथ अगर आप पेरेटो लगा देंगे तो वो आपके लिए बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो पेरेटो किस तरीके से लगाएंगे, पहले तो जितने सब फैक्टर्स हैं उतने आप करते जाएंगे, उसका रिजल्टिंग पे ऑफ लिखते जाएंगे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम ऑकर कर रही है वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से ये जो 80% प्रॉब्लम है जिसकी वजह, जिसके जो रूट कॉजेज है वो सिर्फ 20% है, ट्रिवियल मैनी, है ना, जो सॉरी वाइटल वाइटल एलिमेंट्स को आप वाइटल कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एलिमिनेट करके
वो 80% प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद फिर फिश बाउंड डायग्राम में फिर चेंज आएगा और फिर इसके बाद उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज अ टूल फॉर डिस्कवरिंग ऑल द पॉसिबल कॉजेज फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। तो किसी एक पर्टिकुलर इफेक्ट के ये सारे कॉजेज हैं जो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, वर्कर्स एंड प्रोसेसेस, ये सब क्या है, ये सब कॉजेज हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट क्या है, प्रोडक्शन डाउन टाइम प्रॉब्लम। ठीक है, जिसकी वजह से डाउन टाइम आ रहा है प्रोडक्शन। The major purpose of this diagram is to act as the first step in the problem solving by creating a list of possible causes। अच्छा, ये जो टूल है ना, अब आप पहले आप देखिए तो पहले ये क्वांट बेस्ड हुआ करता था, क्योंकि प्रॉब्लम पहले जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाती थी ना। अब ये डायग्राम किसने डेवलप किया था, इशिकावा ने डेवलप किया था, और ये 1950 से 60 के बीच में डेवलप किया था। तो उस टाइम पर आप देखेंगे तो जो परफॉर्मेंस मेजर की जाती थी वो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही मेजर की जाती थी। तो होता क्या है ना कि जब आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है आप उसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव डेटा ही इसमें इवेल्युएट करते थे। ठीक है, वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते थे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए तो ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक अच्छा टूल बन करके सामने आया। ठीक है, आप देखिए ना मटेरियल, अब फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रॉब्लम ले सकते हैं, है ना। जैसे कंट्री की भी कोई प्रॉब्लम है ना, अभी ये कोविड 19 से हम क्यों नहीं इफेक्टिवली हम लड़ पा रहे हैं, या जो अब आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के तमाम तरीके के केओस हैं, है ना। लोग तमाम तरीके के फोरम में डिस्कस कर रहे हैं, नई नई इसमें कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, डिबेट हो रही हैं, सेमिनार्स हो रही हैं। ठीक है, उनके अलग अलग आउटकम आते हैं, कुछ इसको फेवर करते हैं, कुछ अगेंस्ट में हैं। ठीक है, तो आप इसका भी एक फिशबोन डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आजकल क्या है ना कि क्वालिटेटिव के साथ साथ आप वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ आप क्वालिटेटिव डेटा भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके के लिए एक बेहतर टूल है। तो ये B7 रादर देन सिर्फ B7 ना रह करके अब ये N7 के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए जैसे मटेरियल्स है, तो मटेरियल का क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वेंडर जो है वो टाइम पर नहीं दे रहा है, या डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है आ रही है। क्योंकि होता क्या है ना कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स या फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी इस्तेमाल करती है। ठीक है, अब आपका जो डिलीवरी पर्सन है वो टाइम पर नहीं दे पा रहा है, वेंडर तो टाइम पर मटेरियल दे देता है, तो इस वजह से डाउन टाइम आ रहा है। ठीक है, या इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है। अब इसका आप पे ऑफ भी, रिजल्टिंग पे ऑफ लिख सकते हैं। डिलीवरी से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, 2 दिन डिलीवरी में डिले करता है, 4 दिन करता है, क्या करता है, वो आप उसका रिजल्टिंग पे ऑफ लिख सकते हैं। वेंडर का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बना नहीं पाता है या सही टाइम पर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करके उसका पे ऑफ लिख सकते हैं। तो अभी जो आजकल ये टूल 50-60 का टूल अभी आज के सिनेरियो में, आज 50-70 साल बाद आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों ही तरीके से इस्तेमाल होता है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी। जैसे डिसीजन ट्री इस्तेमाल होता है, सेम आप उसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विपमेंट है तो मेकर की प्रॉब्लम है। ठीक है, या एज है, जैसे इक्विपमेंट है ना, सडन ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो मशीन का लोड है वो किसी और पर आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, मशीन की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, एक बार बिगड़ गई तो पता चला 2 दिन तक आप जो है उसको सुधरवा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से डाउन टाइम आ रहा है। या वर्कर की वजह से, वर्कर है जैसे ट्रेनिंग है, ठीक है, उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है, अनस्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है, और एडिक्वेटली वो मशीन को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है या एफिशिएंटली मशीन को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए थी कॉमन पर्सन की उतनी नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या वो इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसका क्या रिजल्टेंट पे ऑफ है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, और फिर जब आप वो वाइटल मनी आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो उसमें आप इनको सर्किल करते जाएंगे कि कौन सा है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है डाउन टाइम के लिए। ठीक है, किसकी वजह से डाउन टाइम सबसे ज्यादा ऑकर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेसेस में आप देखेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं है जो रिपीटेड स्टेप हैं, या अननेसेसरी हम डुप्लीकेसी होता है ना कि आप ऑफलाइन भी उसका प्रिंट आउट लेकर के भी रख रहे हैं, फाइलिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, और ऑनलाइन भी सारा काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है, जिसमें प्रोसेसेस में टाइम तो आपके पास वर्किंग आवर तो उतने ही है ना, लिमिटेड है। ठीक है, उसमें अगर आप डुप्लीकेसी ऑफ वर्क करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी, जो आपका टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है, वो कम हो जाएगा, तो आप उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे।
या जो आपके प्रोसेस का सीक्वेंस है उसमें गड़बड़ है, या कहीं पर आप देखिए तो जो होता है ना बॉटलनेक सिचुएशन वहां पर अराइज हो रही है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आप डाउन टाइम में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका रिजल्टिंग पे ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नो ओके, सर। तो यहाँ पर आप देखिए तो फिशबोन डायग्राम के थ्रू आप क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मीन्स किसी भी प्रॉब्लम के पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से सब कॉजेज हैं और उनका क्या रिजल्टिंग पे ऑफ है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू, ठीक है, जो डेल्फी टेक्निक होती है उसके थ्रू आप जो है वो वाइटल मनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर इसके बाद ट्रिवियल मनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर और उसके बाद उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सर डोंट यू थिंक ये इट इज मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव टूल अब हो रेदर गया देन है, आज के क्वांटिटेटिव टाइम में टूल? हो गया है। ठीक है, पहले जब ये बना था, जिस समय बना था उस समय 50 और 60 के बीच में इसका इमरजेंस हुआ था। उस समय पर हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हुआ करता था कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है। तो उस समय की जो रिसर्चेज आप देखेंगे ना, उस समय के जो रिसर्च पेपर आप उठा करके देखेंगे, तो उस समय जो कैलकुलेशन होती थी वो सारा इसी पर होती थी कि क्वांटिटेटिव डेटा लेकर के आओ। ठीक है, देखो कि किस वजह से, क्योंकि आप देखिए ना, जब कॉस्ट फोकस एरा था तो कॉस्ट फोकस एरा में किस पे फोकस करते थे हम? कॉस्ट पर। ठीक है, क्वालिटेटिव फैक्टर क्या है? क्वालिटेटिव फैक्टर तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो किस फैक्टर को प्रेफर करेगा, किस फैक्टर को जो है ज्यादा अपने लिए प्रीशियस मानेगा, है ना। अभी जैसे मान लीजिए सर कोई ये कस्टमर है ना, मार्केटर को कैसे पता लगेगा? मार्केटर को स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी आप देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई जो डिलीवरी टाइम है वो कम से कम हो, है ना, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम हो। मीन्स मुझे भूख लगी है, मैं रेस्टोरेंट पहुंच गया, उसके बाद मैं ऑर्डर दूं वेटर को, तो वो 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, जितना जल्दी से जल्दी वो मेरे पास ऑर्डर लेकर के आएगा उतना मैं उस रेस्टोरेंट को ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, उसके एम्बियंस को प्रेफर करूंगा, अगर एम्बियंस अच्छा सा है, वहां पर अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है, मैं उस सब चीजों को प्रेफर करूंगा। तो अब क्वालिटेटिव फैक्टर कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव फैक्टर से ज्यादा अपना इम्पैक्ट डालने लगे। तो इसलिए अब आप देखिए, स्टडी तो वही है फिशबोन डायग्राम, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अब आप आजकल देखेंगे तो क्वालिटेटिव में ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब आप देखिए ना, पहले आपने कॉजेज आइडेंटिफाई किए, फिर सब कॉजेज आइडेंटिफाई किए, फिर उनका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपने क्वांटिटेटिव आपने इस्तेमाल किया। तो क्वांटिटेटिव तो आप बार ग्राफ के थ्रू ही देखेंगे ना कि भाई वेंडर ने कितनी बार, है ना, मटेरियल में डिले किया है, या कितनी बार वो जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है उसने डिलीवरी में डिले किया है, या कितनी बार वो जो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है उसने डिलीवरी में डिले किया है, जिसकी वजह से डाउन टाइम आ रहा है। ठीक है, मशीनरी है तो कितनी बार खराब हुई है, टीपीएम आपने टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, आपने पढ़ा था ना जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, उसमें क्या था, आप कॉज उसकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, वो जो प्रोसेस ओनर होता है उसको आप कहते हैं कि वो जो है अर्ली वार्निंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चाहे वो बजर के थ्रू करे या कोई सिग्नल दे, ठीक है, या नोटिस बोर्ड पर लिखे। मैंने बताया था ना कि जैसे 60 यूनिट कोई मशीन है, वो 60 यूनिट बनाने के बाद आधे घंटे के लिए बंद हो जाती है, और 80 यूनिट बनाने के बाद वो जो है उसको ठीक होने में 2 घंटे का टाइम लगता है, हीटअप हो जाती है इतनी कि वो 2 घंटे बाद ही वो जो है दोबारा से चलेगी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव डेटा भी है, ठीक है, और यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा भी है। तो इन दोनों के लिए अब आपको एनालाइज करते हुए उसको काम करना है, क्योंकि अब आज के टाइम में ना क्वालिटेटिव डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, एक टाइम पर आपको पता है रिसर्च फील्ड में, ठीक है, आज से एक डिकेड पहले ले लीजिए, है ना, तो एक डिकेड पहले जो प्राइमरी डेटा बेस्ड रिसर्च होती थी उसी को बहुत अच्छा माना जाता था। ठीक है, आप देखिए बहुत हर एक जो गाइड, पीएचडी गाइड हुआ करते थे, फैकल्टी गाइड, ठीक है, वो उस डेटा को ज्यादा अच्छा मानते थे। अगर आप प्राइमरी कोई एम्पिरिकल वर्ड लगा है या कुछ इस तरीके का लगा है, आपने वो रिसर्च की है, तो वो उसको एडमायर करते थे, उसी को प्रेफर करते थे। ठीक है, इवन आप पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए पूछने जाते थे तो वो यही कहते थे, प्राइमरी डेटाबेस पर अगर कुछ लाए हो तो मैं जो है आपको कंसिडर करूंगा। अब आज के टाइम में मैं अभी आप प्रोक्वेस्ट का डेटाबेस है ना अपने कॉलेज में, ठीक है, उसमें उठा करके देखिएगा जो फॉरेन ऑथर्स की जो थीसिसेस हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ सिंपली लिखा हुआ है एसे ऑन आईओटी, ठीक है, एसे ऑन एआई, या एसे ऑन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ठीक है, तो अब ये क्या है, ऐसे पर भी उन्हें जो है पीएचडी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्हें उस बेसिस पर उसमें रिसर्च की है, और वो रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव बेस्ड है।
ठीक है, तो अब सेकेंडरी डेटा को भी उतना ही रिलेवेंट मानने लगे हैं जितना कि प्राइमरी डेटा हुआ करता है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आपका जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर पैरामीटर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, अभी जैसे ऑनलाइन डिलीवरी होती है मिल्क की, है ना, अब मिल्क की डिलीवरी है, वो तो डिलीवर कर देगा, पैसे भी आपसे कम लेगा, ऑनलाइन डिलीवरी है, लेकिन वही आपको जो है ऑफिस जाने से पहले 6 से 7 के बीच में डिलीवरी करते हैं वो लोग। ठीक है, अभी वही उसको डिले करके दोपहर तक डिलीवरी देने लगे या शाम तक, जब भी उसका मन करे तो डिलीवरी देने लगे, तो वहां पर क्या आएगा, क्वालिटेटिव फैक्टर कि वो सही टाइम पर डिलीवर नहीं करता है। यहाँ पर तो क्वांटिटेटिव फैक्टर नहीं आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, उसको बंद करके और किसी दूसरे डिलीवरी पर्सन को या किसी दूसरे वेंडर को आप जो है ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर अब आपके लिए क्वालिटेटिव फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना, कस्टमाइजेशन होता है, मास कस्टमाइजेशन होता है, कस्टमाइजेशन होता है। क्यों होता है कस्टमाइजेशन? क्योंकि हर कस्टमर के पैरामीटर ही अलग है। ठीक है, हर कस्टमर को आप देखिए, तो अब कस्टमर को भी आप एनालाइज करते हैं ना, जो आप गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके देखिए। गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, यही तो होता है ना, आपका जेंडर क्या है, आपका रेस क्या है, आपका ओरिजिन क्या है, किस डेमोग्राफी को आप बिलोंग करते हैं, किस साइकोग्राफी को आप बिलोंग करते हैं, उसको एनालाइज करके उससे रिलेटेड सेगमेंटेड ऐड दिखाए जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी यूट्यूब में वीडियो चलाऊंगा, है ना, तो मैं जैसे मान लीजिए मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च किया, आईओटी सर्च किया, या कुछ इस तरीके की चीजें सर्च की, तो मेरे पास जो ऐड आएंगे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब एज ए मेल हूँ, है ना, तो मेल होने के नाते अब मुझे जो ऐड दिखाए जाएंगे वो मेरे मेरे से रिलेटेड प्रोडक्ट के दिखाए जाएंगे, है ना। मुझे कोई जो है साड़ी का ऐड नहीं आएगा कि आप जो है ये साड़ी इसमें से पिक कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उसे सर्च ही नहीं किया। ठीक है, आपने अगर साड़ी सर्च की है कभी, तो साड़ी से रिलेटेड ऐड आएंगे कि ये यहाँ पर इस वेबसाइट में जो है ये इतने की मिल रही है, यहाँ पर इतने की है। या आपने होटल इन जयपुर डाल करके सर्च कर लिया, ठीक है, तो होटल इन जयपुर, फिर इसके बाद अदर भी वेबसाइट से आप देखिए तो अलग अलग एड्स आने लगेंगे कि आप वाई नॉट यू ट्राई दिस डील, है ना। तो वो सब क्या है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अब आजकल दोनों ही फैक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसलिए ये जो फिशबोन डायग्राम है, इसमें भी टाइम के साथ साथ चेंज आ गया। ठीक है, पे ऑफ आप देखिए, इसमें अभी किसी ने नहीं डाला है, लेकिन इसको पे ऑफ भी इसमें मेंशन किया जा सकता है। और आप जब आप देखेंगे ना, रेडीमेड टेम्पलेट भी अवेलेबल हैं, बहुत एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं। इवन जो आप वो रेशियो एनालिसिस वगैरह करते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उन सब के भी रेडीमेड टेम्पलेट आपको अवेलेबल है। एक कोई फाइनेंशियल वेबसाइट मैंने देखी थी, वहां पे 180 तरीके के टेम्पलेट्स अवेलेबल थे फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको सारी चीजें अब सॉफ्टवेयर पर ही करनी है। आपने वो सारा डेटा डाला, वो अपने आप ही क्रेडिट साइड में क्या जाता है और डेबिट साइड में क्या जाता है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, है ना। और उसमें जो भी आपने एंट्री करनी है वो कर दी, और अपने आप ही जाकर के वो बैलेंस शीट में उसी जगह पर चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपनी जगह पर चला जाएगा, रेशियो एनालिसिस में जो भी आप एनालिसिस करना चाहें वो सब कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो ऑपरेशन रिसर्च के टूल हुआ करते थे, वो ताहा में एक आता था ना, टोरा करके एक टूल आया करता था। ठीक है, उसकी, या जो हम सी प्रोग्रामिंग करते थे, जावा में प्रोग्रामिंग करते थे, अब आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत है नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप लेमैन है, आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या हो गई, कस्टमाइज हो गई हैं। ठीक है, आपके टाइम में, अब 70 साल का टाइम और अभी के टाइम में बहुत, 70 साल पीछे अगर आप जाएंगे और अभी के टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए, तो इस पर आप जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, तो इस पर अब आप सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर नहीं है, बल्कि क्वालिटेटिव फैक्टर भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे प्रोडक्शन डाउन टाइम की प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें आपने कॉजेज आइडेंटिफाई किए, सब कॉजेज आइडेंटिफाई किए, उसके पे ऑफ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। आप डेल्फी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एबीसी एनालिसिस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप पैरेटो इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, आप बार ग्राफ का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, क्यूएफडी आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, है ना, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट होता है, आपको बताया था कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो कस्टमर चाहता है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो मैं बना सकता हूँ, उसके बीच में ट्रेड ऑफ वो बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ टूल्स, है ना, टेक्निक्स। आपको बस उन्हें समझना है कि ये वाला टूल कहाँ पर इस्तेमाल होगा, और अल्टीमेटली आपको ही इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप चाहें तो क्वालिटेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आप ये कैलकुलेट करिए कि मैं
आज होता है ना, आप नया नया साल आता है, कुछ ऐसा है, और आपने कुछ रिजोल्यूशन लिया अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, है ना, तो उसको आप यहाँ इम्पैक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, आप उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉजेज हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कौन कौन से सब कॉजेज हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसका आप जो ट्रेड ऑफ, वो सॉरी, जो पे ऑफ है वो आप यहाँ पर मेंशन करके, और उसके बाद आप चाहें तो उसमें एबीसी लगा के, तो मीन्स आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है या जनरल लाइफ प्रॉब्लम है उसको भी आप इसमें मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये सिंपली क्वांटिटेटिव टूल ना रह करके क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों हो गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? नो ओके, सर। चलिए, कोई और क्वेरी है यहाँ आपकी? नो सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, अब नेक्स्ट, जैसे ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, अब ये इनकरेक्ट, अब अच्छा, इसमें एक बात मैं बताना भूल गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, तो ये फिशबोन की तरह है। ठीक है, तो इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। इशिकावा ने इसे डेवलप किया था, इसलिए इसको इसका इशिकावा डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट ये शो करता है, इसकी वजह से इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए, इनकरेक्ट डिलीवरीज। इनकरेक्ट डिलीवरीज किस वजह से हो रही हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ इसमें ये डायग्राम मैंने इसलिए डाला है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और इस तरीके के डायग्राम आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको अब देखिए, इसमें क्या है, जो सब कॉजेज हैं उसको भी इम्पैक्ट करने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, है ना। ये तो हो गया, जैसे कम्युनिकेशन क्या हो गया, मेन कॉज, है ना। अब कम्युनिकेशन में क्या, जो सब कॉजेज हैं वो है, जैसे पिकिंग स्लिप, टेलीफोन ऑर्डर्स, एम्बिग्यूटी, सेल्स स्टाफ, ये क्या है, सब कॉजेज हैं। अब सब कॉजेज का भी जो फर्दर एक्टिविटी है या सब एक्टिविटी है जो सब कॉजेज को इम्पैक्ट कर रही है, तो जैसे ये देखिए, सेल्स स्टाफ को इम्पैक्ट करने वाली एक्टिविटी है ऑर्डर डिटेल्स। अब ऑर्डर डिटेल को भी इम्पैक्ट करने वाली एक्टिविटी है लैक ऑफ नॉलेज। तो इस लेवल तक भी आप जो है इसको मैप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसी तरह से स्किल्स है, तो स्किल्स की वजह से, स्किल्स में क्या है, नॉलेज, नॉलेज में क्या है, प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो डिलीवरीज है वो इनकरेक्ट हो जा रही है। ठीक है, या लिटरेसी की कमी है, होता है ना, जो पोस्टमैन है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, वैसे तो जनरली पोस्टमैन जब रखे जाते हैं तो यही देखा जाता है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज उसको आती हो। ठीक है, लेकिन इन केस अभी क्या है, प्राइवेटाइजेशन का टाइम है, कोई कुरियर बॉय है, डिलीवरी बॉय है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। कभी कभी होता है ना, जोमेटो स्विगी में जो आपके वैलेट आते हैं, ठीक है, वो बार बार आपको फोन कर करके पूछते हैं कि सर आपका एड्रेस कहाँ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको इरिटेशन होती है, तो उसमें आप देखिए, तो रेटिंग में एक ऑप्शन दिखाते हैं कि मिनिमल कॉलिंग, है ना, जो आपका वैलेट है उसने कम से कम कॉल किया है आपको, तो आप उसको प्रेफर करते हैं, और इवन उस बेसिस पर उसको रेट भी करते हैं। तो वो क्या है, जितनी ज़्यादा बार वो उसने आपको कॉल किया उतनी आप इरिटेट हो जाएंगे, उसकी रेटिंग खराब कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब जोमेटो या स्विगी उसको ऑर्डर देंगे, तो जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी ऑर्डर देंगे, अदरवाइज तो वो ऐसे डिलीवरी बॉय को इम्प्रूव और एल्स अप्रोच वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है जो कि आप देख सकते हैं, इसको आप डिटेल में देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जैसे बैड कॉफ़ी। ठीक है, आपने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी जो है वो या आप किसी कॉफ़ी हाउस को ओन कर रहे हैं, अब उसमें जो आपका इफेक्ट है वो क्या है, बैड कॉफ़ी। अब ये देखिए, इसमें फिश बोन की तरह आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है इस पीपीटी में। तो अब इसमें क्या है, बैड कॉफ़ी, ये इफेक्ट है, और इसके कॉजेज क्या हैं, प्रोसीजर में गड़बड़ है, पीपल में कोई इशू है, मटेरियल में इशू हो सकता है, इक्विपमेंट में इशू हो सकता है। पीपल में क्या है, रूड है, नो ट्रेनिंग, रॉन्ग फीस, कंप्यूटर नॉट अपडेटेड, है ना। पुराना, जो मान लीजिए आपने कॉफ़ी के प्राइस रिवाइज कर दिए हैं, लेकिन वो अभी पुराने सिस्टम से ही ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया। प्रोसीजर, टू मच कॉफ़ी, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पोर कर देना, टू मच वाटर, ठीक है, ज़्यादा पानी मिला देना, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, टू मैनी ग्राउंड्स, रॉन्ग साइज फिल्टर। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल किया गया है। मटेरियल में आप देखिए, तो मटेरियल में है आपका जैसे बैड क्रीम, बैड क्रीम क्यों है, आउटडेटेड, जो डेट है उसकी वो निकल गई। ठीक है, लिड डोंट फिट कप, और क्या है, बैड शुगर,
पैकेट्स वेट। तो ये सब आप देखिए, तो जो कॉजेज हैं उनके सब कॉजेज को गवर्न करने वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी को गवर्न करने वाली सब एक्टिविटी, ठीक है, एलिमेंट, उस लेवल तक भी आप बाइफरकेशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसके पे ऑफ को भी यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, जब आप वो जो 20% कॉजेज निकालने जाएंगे वाइटल फ्यू, ठीक है, तो उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो वाइटल फ्यू कौन से हैं, वो 20% कॉजेज कौन से हैं जिसकी वजह से ये बैड कॉफी वाला इम्पैक्ट जो है या जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो वो अपने आप ही जो है 80% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद आप ट्रिवियल मैनी पर काम करिए, ठीक है। पहले किससे स्टार्ट करें, होता है ना कि बहुत सारा जब फिल्दी वर्क पड़ा हुआ है आपके पास, तो उसमें आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये फिशबोन डायग्राम या इसे गावर डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाइए, इसको देखिए, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इवन आप वैसे भी इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और इस पर, इससे रिलेटेड जैसे होता है ना, किसी इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, अभी आप आजकल एसआईपी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम पर काम कर रहे होंगे ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखिए, उसके जो कॉजेज है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनके जो सब कॉजेज है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसकी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके रिजल्टेंट जो पे ऑफ है वो आप मेंशन कर दीजिए। बहुत ही अच्छी स्टडी बनेगी इसकी, ठीक है। तो इसका भी आप डिप्लॉय करके, क्योंकि होता है ना कोई टूल या टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी होती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एसआईपी पे या अपनी जो अभी रिसर्च कर रहे हैं उस पर, ठीक है। या किसी प्रोजेक्ट पर आप उसका अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा गूगल पे, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इज देयर एनी डाउट, कोई क्वेरी है यहाँ पर, कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे? No, sir. ओके, ठीक है।